नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुया शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। अब हम जो पाठ कर रहे थे जातिवाद और सांप्रदायिकता, उसका आज हम दूसरा भाग करेंगे। तो पहले हमने जातिवाद है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है उसका अध्ययन किया था। अब हम करेंगे कि क्या राजनीति में जातिवाद का कोई सकारात्मक प्रभाव भी है, क्या अच्छा प्रभाव भी डालता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो जातिवाद है इसने क्या है कि जाति एवं राजनीतिक संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। एक सूत्र में कैसे बांधते हैं, देखो कि दूर दूर रहने वाले जो जाति के लोग हैं वो क्या है, जातीय पंचायत में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जब अपनी जाति की पंचायत होती है तो सारे लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अपनी जो संचार तकनीकी है जो बहुत विकसित है उसमें ये सारे आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आके अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते। और मान लो जो ये संपर्क में आते हैं और शासन में फ़ायदा लेने के लिए, देखो अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको एकता बनाए रखनी पड़ेगी। तो शासन में अधिक से अधिक फ़ायदा लेने के लिए जाति एकता बनाए रखने का प्रयत्न करती है। तो इससे क्या होता है, लोगों में सामाजिकता और एकता की भावना का विकास होता है। यदि आप आपस में साथ रहते हो तो आप में सामाजिकता का और एकता का भाव विकसित होता है। तो ये पहला इसका पॉइंट है। दूसरा है, लोग में राजनीतिक सक्रियता पैदा हुई है। कैसे हुई है बताओ। देखो जाति ने राजनीति, ये जो जाति की राजनीति है इसमें क्या है, अधिक लोगों ने राजनीतिक सक्रियता पैदा होगी। बहुत सारे लोग हैं वो राजनीति से जुड़ गए। जाति में अपना क्या है, ये दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए ये जो जाति संगठनों के लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं। वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप हमारे पक्ष में कोई भी निर्णय बनाओ ताकि हम आपको वोट दें। तो ये अपना दबदबा बनाए रखते हैं और सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं जाति के लोग। जैसे सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो ये जो सक्रिय लोग हैं जो सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं ये राजनीति में सक्रिय होकर समाज सेवा भी करने लगे हैं, प्लस इनको राजनीतिक लाभ भी मिलने लगे हैं। हम देखते हैं कि अपने जो समाज का वरिष्ठ आदमी है जो समाज की सेवा करता है वही राजनीति में आगे जाके सफल होता है। तीसरा है, कई जातियों का महत्व भी बढ़ा है। मतलब कई जाति ऐसी थी जो पहले राजनीतिक या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, एकदम शक्ति विहीन थी ये जातियाँ। तो अब क्या है, प्रजातंत्र में उन जातियों को अपना संख्या बल का फ़ायदा मिलने लगा। जो संख्या में ज़्यादा है उसको फ़ायदा मिलेगा। ये निश्चित है कि भैया हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग वोट डालते हैं तो वोट जिस जाति के ज़्यादा होते हैं उसी के पक्ष में ही ज़्यादा करके निर्णय सरकार बनाती है। तो इससे क्या है, इनको फ़ायदा मिलने लगा और इनमें क्या राजनीतिक जागरूकता भी आई हर जाति में कि यदि हमें अपने पक्ष में सरकार से कोई निर्णय बनवाना है या सरकार से कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो हमें एक होकर कार्य करना पड़ेगा। इससे क्या है कि उनकी शासन में अब सहभागिता भी बढ़ गई है। अगला है, जातिवाद के कारण ये जो अपनी सामाजिक संरचना उसमें भी परिवर्तन आया है। कैसे आए, देखो सामाजिक संरचना में परिवर्तन, मतलब हर जाति की क्या है कि समाज में अलग अलग अपने संस्कृति और रीति रिवाज है। उनका खान पान, उनका रहन सहन, वेशभूषा, ये सारा हर जाति का अलग है। लेकिन उच्च जाति है ना, तो जातियों की जो खान पान है उच्च जाति की, यहाँ कौन सी जाति के, उच्च जातियों के जो खान पान, रहन सहन, आचार विचार, उनके संस्कार, ये निम्न जातियाँ हैं इनका अनुसरण करती है। किसका, उच्च जातियों का अनुसरण करती है। अब जब आपस में उनके रीति रिवाज परंपरा मिलने लग गए तो उनमें क्या हो गया, समानता बढ़ने लगी। जैसे ही ये एक दूसरे से संपर्क में आए हैं, एक दूसरे के आचार विचार उन्होंने ग्रहण किए हैं तो समानता भी बढ़ती गई है। अगला है, ये जो रुडोल्फ दो विचारक हुए हैं उनके अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के पद सोपान संबंधों को तोड़ दिया और विभिन्न जातियों में समानता है। पद सोपान पहले ये था कि सबसे ऊंचा ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, ये पद सोपान चलता था। लेकिन वर्तमान समय में ये जाति की राजनीति इसमें ये ऐसा पद सोपान कतई नहीं रहा है। सभी जातियाँ हैं वो बराबर है और उनमें समानता के भाव आए हैं। जातिगत विविधीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता है। अब देखो कैसे नहीं बन पाता कोई भी, देखो ये जो अपने एशिया अफ्रीका के देश है, अब जातिगत विभिन्नता सब में,
तो कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता। कोई भी ये नहीं कह सकता जाति वाला कि मेरे एक के विचार से सरकार चलती है या मेरे एक के वोटों से सरकार चलती है, ऐसा वो नहीं कह सकते। जिससे लोकतंत्र में जो अपने एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र जो देश थे, पहले यहाँ क्या है कि बहुसंख्यक लोग की तानाशाही हो जाती थी, उनकी मनमानी चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में हर जाति का राजनीति और चुनाव में महत्व है। तो अब ये जो तानाशाही है इसका शिकार होने से लोकतंत्र बच गया है। अब ये कोई भी जाति ये नहीं कर सकती कि हमारे वोटों से ही सरकार प्रभावित होगी। तो ये है जाति के सकारात्मक पक्ष। अब पढ़ेंगे हम जातिवाद के नकारात्मक पक्ष। तो पहला क्या है, बंधुत्व और एकता की जो भावना है उसको हानि पहुँचती है। ये निश्चित है भाई देश में कि हम ये मानते हैं कि जातीय जो हितों हैं उनमें आपस में क्या है, वैमनस्यता पैदा हुई है, समाज में संघर्ष और तनाव पैदा होता है। अगर आपस में जाति लड़ने लग जाएगी तो ये निश्चित है संघर्ष और तनाव पैदा होता है और सामाजिक समरसता और एकता को चोट पहुंचती है। जैसे हम राजस्थान के यदि एक भाग में देखें तो जो गुज्जर आंदोलन हुआ था उसके दौरान गुज्जर और मीणा जाति के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था और पूरे राजस्थान पे इसका प्रभाव पड़ा था। तो इससे अपने देश की क्या एकता नष्ट होती है। समाज में अमन चैन और शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। कई बार जातिगत आधार पर लिए गए निर्णय से देश व समाज में अशांति पैदा हो जाती है, क्योंकि समाज में क्या जाति सारी जाति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करेगी और जब संघर्ष होगा तो निश्चित अशांति पैदा हो जाएगी। तीसरा है जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना और मतदान करना जातिवाद का ही परिणाम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही मान लो जिस क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा लोग होते हैं उम्मीदवार उसी जाति को बनाते हैं। तो कई बार क्या है कि जाति के आधार पर मतदान करते हैं तो योग्य व्यक्ति है वो बेचारा क्या है चुनाव हार जाता है, और जातिगत आधार पर जिस व्यक्ति की जाति उस क्षेत्र में ज़्यादा है उसी जाति के लोग है वो चुनाव जीतते हैं। अब जब वो व्यक्ति जाति आधार पर चुनाव जीतेगा तो उसकी वफादारी किसके प्रति होगी, अपनी जाति के लोगों के प्रति होगी, पूरे देश के प्रति उसकी वफादारी नहीं होगी। वो अपनी जाति के लोगों का ही काम ज़्यादा करेगा और उसी को ही लाभ देना चाहेगा ताकि आगामी चुनाव में वो आराम से विजयी हो सके। अगला है कि जातिवाद के कारण नागरिकों की श्रद्धा और जो भक्ति है वो देश के प्रति नहीं होती। ये जो श्रद्धा भक्ति देश के प्रति नहीं होती बंट जाती है। अब लोग क्या होते हैं, राष्ट्रीय हितों के स्थान पर जातीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। वो अपनी जाति के लिए ही विशेष कार्य करते हैं और इनके जो अपने राष्ट्र के हित होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान है वो थोड़ा कम जाता है। अगला है जातिवाद के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी होने लगा है और ये सबसे यूँ मान लो कि एक गलत विचारधारा है। स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का गठन आर्थिक और राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा पर नहीं आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर होने चाहिए, जातिवाद के आधार पर नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि जातिवाद के आधार पर हिंदू ने हिंदू महासभा बना ली, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बना ली, ये नहीं होना चाहिए। विचारधारा के आधार पर क्या होने चाहिए, राजनीतिक दलों का गठन होना चाहिए। जातिवाद रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। अब मान लो अपनी जाति के अंदर जो अपनी बड़े बुजुर्ग है उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी परंपरागत या रूढ़िवादी होती है, जिससे वैज्ञानिक व आधुनिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता और यह परंपरावाद को बढ़ावा देती है। अब मान लो अपनी जाति में हम कोई नया चीज़ करना चाहें तो हम क्या है वो नहीं कर सकते जातिवाद के कारण, क्योंकि अपने समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें इस चीज़ की आज्ञा नहीं देती। अल्पसंख्यक जाति में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। जो जाति संख्या में कम है वो अपने आप को फिर देश में क्या समझते हैं, असुरक्षित समझने लग जाते हैं। सरकारें बड़ी एवं शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं जातियों की बदौलत से हमारी सरकार बनती है, इस जाति के वोट ज़्यादा है, ये यदि हम ज़्यादा वोट देंगे तो हमें सरकार बनाने में कतई जोर नहीं आएगा। अतः संपूर्ण समाज के हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती है। अब क्या करेंगे वो सरकार ये करेगी कि हमें समाज के हित में निर्णय न लेकर हम किसी जाति विशेष के हित में अगर निर्णय लेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। कभी कभी जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं, जिससे मतलब राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और सार्वजनिक संपत्ति
नष्ट होती है। हम देखते हैं ये चीज़ें कि जो मान लो कई बार अपने यहाँ संघर्ष ले लेते हैं तो हिंसा, तोड़ फोड़ ये हो जाती है अपने यहाँ, जिसके कारण क्या होते हैं अपनी यहाँ सार्वजनिक संपत्ति वो नष्ट हो जाती है। अगला है जातिवाद लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है। अब लोकतंत्र के मूल्य क्या है? मान लो स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, बंधुत्व है, ये सारे मूल्य हैं वो उनको ये जातिवाद नुकसान पहुंचाता है। समाज में फूट और विखंडन एवं संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब जैसे समाज है उसमें फिर जो हित है या जो निर्णय लिए जाते हैं वो संकीर्ण हित में लिए जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। वोट बैंक का मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस जाति के वोट इसी दल को ही मिलेंगे, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दल व नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी अनुचित मांगों का समर्थन करते रहते हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए क्या है बहुत ही घातक है। तो विद्यार्थियों ये अपना था जातिवाद का जो टॉपिक था। आज हमने नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष पढ़े हैं। अब जातिवाद का टॉपिक पूरा हो गया। अगले अध्याय में हम सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुआ शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। अब हम जो पाठ कर रहे थे जातिवाद और सांप्रदायिकता, उसका आज हम दूसरा भाग करेंगे। तो पहले हमने जातिवाद है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है उसका अध्ययन किया था। अब हम करेंगे कि क्या राजनीति में जातिवाद का कोई सकारात्मक प्रभाव भी है, क्या अच्छा प्रभाव भी डालता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो जातिवाद है इसने क्या है कि जाति एवं राजनीतिक संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। एक सूत्र में कैसे बांधते हैं? देखो कि दूर दूर रहने वाले जो जाति के लोग हैं वो क्या है जातीय पंचायत में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जब अपनी जाति की पंचायत होती है तो सारे लोग क्या होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अपनी जो संचार तकनीकी है जो बहुत विकसित है उसमें ये सारे आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आके अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और मान लो जो ये संपर्क में आते हैं और शासन में फ़ायदा लेने के लिए, देखो अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको एकता बनाए रखनी पड़ेगी। तो शासन में अधिक से अधिक फ़ायदा लेने के लिए जाति एकता बनाए रखने का प्रयत्न करती है। तो इससे क्या होता है लोगों में सामाजिकता और एकता की भावना का विकास होता है। यदि आप आपस में साथ रहते हो तो आप में सामाजिकता का और एकता का भाव विकसित होता है। तो ये पहला इसका पॉइंट है। दूसरा है लोग में राजनीतिक सक्रियता पैदा हुई है। कैसे हुई है बताओ? देखो जाति ने राजनीति, ये जो जाति की राजनीति है इसमें क्या है अधिक लोगों ने राजनीतिक सक्रियता पैदा होगी। बहुत सारे लोग हैं वो राजनीति से जुड़ गए। जाति में अपना क्या है ये दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए ये जो जाति संगठनों के लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं। वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप हमारे पक्ष में कोई भी निर्णय बनाओ ताकि हम आपको वोट दें। तो ये अपना दबदबा बनाए रखते हैं और सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं जाति के लोग। जैसे सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो ये जो सक्रिय लोग हैं जो सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं ये राजनीति में सक्रिय होकर समाज सेवा भी करने लगे हैं, प्लस इनको राजनीतिक लाभ भी मिलने लगे हैं। हम देखते हैं कि अपने जो समाज का वरिष्ठ आदमी है जो समाज की सेवा करता है वही राजनीति में आगे जाके सफल होता है। तीसरा है कई जातियों का महत्व भी बढ़ा है। मतलब कई जाति ऐसी थी जो पहले राजनीतिक या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, एकदम शक्ति विहीन थी ये जातियाँ। तो अब क्या है प्रजातंत्र में उन जातियों को अपना संख्या बल का फ़ायदा मिलने लगा। जो संख्या में ज़्यादा है उसको फ़ायदा मिलेगा। ये निश्चित है कि भैया हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग वोट डालते हैं तो वोट जिस जाति के ज़्यादा होते हैं उसी के पक्ष में ही ज़्यादा करके निर्णय सरकार बनाती है। तो इससे क्या है इनको फ़ायदा मिलने लगा और इनमें क्या राजनीतिक जागरूकता भी आई हर जाति में कि यदि हमें अपने पक्ष में सरकार से कोई निर्णय बनवाना है या सरकार से कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो हमें एक होकर कार्य करना पड़ेगा। इससे क्या है कि उनकी शासन में अब सहभागिता भी बढ़ गई है। अगला है जातिवाद के कारण ये जो अपनी सामाजिक संरचना उसमें भी परिवर्तन आया है। कैसे आए? देखो सामाजिक संरचना में परिवर्तन मतलब हर जाति की क्या है कि समाज में अलग अलग अपने संस्कृति और रीति रिवाज है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, वेशभूषा, ये सारा हर जाति का अलग है। लेकिन उच्च जाति है ना, तो जातियों की जो खान पान है उच्च जाति की, यहाँ कौन सी जाति के? उच्च जातियों के जो खान पान, रहन सहन, आचार विचार, उनके संस्कार, ये निम्न जातियाँ हैं
इनका अनुसरण करती है। किसका? उच्च जातियों का अनुसरण करती है। अब जब आपस में उनके रीति रिवाज परंपरा मिलने लग गए तो उनमें क्या हो गया? समानता बढ़ने लगी। जैसे ही ये एक दूसरे से संपर्क में आए हैं, एक दूसरे के आचार विचार उन्होंने ग्रहण किए हैं, तो समानता भी बढ़ती गई है। अगला है, ये जो रुडोल्फ और रुडोल्फ दो विचारक हुए हैं, उनके अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के पद सोपान संबंधों को तोड़ दिया और विभिन्न जातियों में समानता है। पद सोपान पहले ये था कि सबसे ऊंचा ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, ये पद सोपान चलता था। लेकिन वर्तमान समय में ये जाति की राजनीति, इसमें ये ऐसा पद सोपान कतई नहीं रहा है। सभी जातियाँ हैं वो बराबर है और उनमें समानता के भाव आए हैं। जातिगत विविधीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता है। अब देखो कैसे नहीं बन पाता कोई भी। देखो ये जो अपने एशिया अफ्रीका के देश है, अब जातिगत विभिन्नता सब में, तो कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता। कोई भी ये नहीं कह सकता जाति वाला कि मेरे एक के विचार से सरकार चलती है या मेरे एक के वोटों से सरकार चलती है, ऐसा वो नहीं कह सकते। जिससे लोकतंत्र में जो अपने एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र जो देश थे, पहले यहाँ क्या है कि बहुसंख्यक लोग की तानाशाही हो जाती थी, उनकी मनमानी चलती थी। लेकिन वर्तमान समय में हर जाति का राजनीति और चुनाव में महत्व है। तो अब ये जो तानाशाही है, इसका शिकार होने से लोकतंत्र बच गया है। अब ये कोई भी जाति ये नहीं कर सकती कि हमारे वोटों से ही सरकार प्रभावित होगी। तो ये है जाति के सकारात्मक पक्ष। अब पढ़ेंगे हम जातिवाद के नकारात्मक पक्ष। तो पहला क्या है? बंधुत्व और एकता की जो भावना है उसको हानि पहुँचती है। ये निश्चित है भाई देश में कि हम ये मानते हैं कि जातीय जो हितों हैं उनमें आपस में क्या है? वैमनस्यता पैदा हुई है, समाज में संघर्ष और तनाव पैदा होता है। अगर आपस में जाति लड़ने लग जाएगी तो ये निश्चित है संघर्ष और तनाव पैदा होता है और सामाजिक समरसता और एकता को चोट पहुंचती है। जैसे हम राजस्थान के यदि एक भाग में देखें तो जो गुज्जर आंदोलन हुआ था उसके दौरान गुज्जर और मीणा जाति के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था और पूरे राजस्थान पे इसका प्रभाव पड़ा था। तो इससे अपने देश की क्या एकता नष्ट होती है। समाज में अमन चैन और शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। कई बार जातिगत आधार पर लिए गए निर्णय से देश व समाज में अशांति पैदा हो जाती है, क्योंकि समाज में क्या जाति, सारी जाति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करेगी और जब संघर्ष होगा तो निश्चित अशांति पैदा हो जाएगी। तीसरा है, जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना और मतदान करना जातिवाद का ही परिणाम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही मान लो जिस क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा लोग होते हैं, उम्मीदवार उसी जाति को बनाते हैं। तो कई बार क्या है कि जाति के आधार पर मतदान करते हैं तो योग्य व्यक्ति है वो बेचारा क्या है चुनाव हार जाता है, और जातिगत आधार पर जिस व्यक्ति की जाति उस क्षेत्र में ज़्यादा है उसी जाति के लोग है वो चुनाव जीतते हैं। अब जब वो व्यक्ति जाति आधार पर चुनाव जीतेगा तो उसकी वफादारी किसके प्रति होगी? अपनी जाति के लोगों के प्रति होगी, पूरे देश के प्रति उसकी वफादारी नहीं होगी। वो अपनी जाति के लोगों का ही काम ज़्यादा करेगा और उसी को ही लाभ देना चाहेगा ताकि आगामी चुनाव में वो आराम से विजयी हो सके। अगला है कि जातिवाद के कारण नागरिकों की श्रद्धा और जो भक्ति है वो देश के प्रति नहीं होती। ये जो श्रद्धा भक्ति देश के प्रति नहीं होती, बंट जाती है। अब लोग क्या होते हैं, राष्ट्रीय हितों के स्थान पर जातीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। वो अपनी जाति के लिए ही विशेष कार्य करते हैं और इनके जो अपने राष्ट्र के हित होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान है वो थोड़ा कम जाता है। अगला है, जातिवाद के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी होने लगा है और ये सबसे यूँ मान लो कि एक गलत विचारधारा है। स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का गठन आर्थिक और राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा पर नहीं आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर होने चाहिए, जातिवाद के आधार पर नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि जातिवाद के आधार पर हिंदू ने हिंदू महासभा बना ली, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बना ली, ये नहीं होना चाहिए। विचारधारा के आधार पर क्या होने चाहिए, राजनीतिक दलों का गठन होना चाहिए। जातिवाद रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। अब मान लो अपनी जाति के अंदर जो अपनी बड़े बुजुर्ग है उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी परंपरागत या रूढ़िवादी होती है, जिससे वैज्ञानिक व आधुनिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता और यह परंपरावाद को बढ़ावा देती है। अब मान लो अपनी जाति में हम कोई नया चीज़ करना चाहें तो हम क्या है वो नहीं कर सकते जातिवाद के कारण, क्योंकि अपने समाज के जो
बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें इस चीज़ की आज्ञा नहीं देते। अल्पसंख्यक जाति में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। जो जाति संख्या में कम है वो अपने आप को फिर देश में क्या समझते हैं, असुरक्षित समझने लग जाते हैं। सरकारें बड़ी एवं शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं जातियों की बदौलत से हमारी सरकार बनती है। इस जाति के वोट ज़्यादा है, ये यदि हम ज़्यादा वोट देंगे तो हमें सरकार बनाने में कतई जोर नहीं आएगा। अतः संपूर्ण समाज के हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती है। अब क्या करेंगे वो सरकार ये करेगी कि हमें समाज के हित में निर्णय न लेकर हम किसी जाति विशेष के हित में अगर निर्णय लेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। कभी कभी जातीय संगठनों के आंदोलन या संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं, जिससे मतलब राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और सार्वजनिक संपत्ति नष्ट होती है। हम देखते हैं ये चीज़ें कि जो मान लो कई बार अपने यहाँ संघर्ष ले लेते हैं तो हिंसा, तोड़ फोड़ ये हो जाती है अपने यहाँ, जिसके कारण क्या होते हैं, अपनी यहाँ सार्वजनिक संपत्ति वो नष्ट हो जाती है। अगला है जातिवाद लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है। अब लोकतंत्र के मूल्य क्या है, मान लो स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, बंधुत्व है, ये सारे मूल्य हैं वो उनको ये जातिवाद नुकसान पहुंचाता है। समाज में फूट और विखंडन एवं संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब जैसे समाज है उसमें फिर जो हित है या जो निर्णय लिए जाते हैं वो संकीर्ण हित में लिए जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। वोट बैंक का मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस जाति के वोट इसी दल को ही मिलेंगे, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दल व नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी अनुचित मांगों का समर्थन करते रहते हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए क्या है, बहुत ही घातक है। तो विद्यार्थियों, ये अपना था जातिवाद का जो टॉपिक था। आज हमने नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष पढ़े हैं। अब जातिवाद का टॉपिक पूरा हो गया। अगले अध्याय में हम सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।